संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति और नामकरण। उत्पत्ति। भारत में लिपि का विकास पुरातन काल में ही हो गया था। सिंधु घाटी की पुरातात्विक सामग्री से तत्कालीन लिपि के अस्तित्व का पता चलता है। इसमें अद्भुत या विचित्र चिन्हों का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि भारत में लगभग 5000 ईसा पूर्व में लेखन कला विकसित हो चुकी थी। सिंधु घाटी की लिपि के साथ ही भारत में दो अन्य लिपियां कालांतर में विकसित हुई, ब्राह्मी और खरोष्ठी। ब्राह्मी लिपि के उपलब्ध पुरातन स्रोतों का समय 500 ईसा पूर्व तक का है। खरोष्ठी लिपि के प्रमाण अशोक के शिलालेखों से मिलते हैं, लेकिन विद्वानों की मान्यता में वैदिक साहित्य लिखित रूप में उपलब्ध होने से यह मान लेना चाहिए कि वैदिक युग में भारतीय लेखन कार्य में दक्ष हो गए थे। सुत्त ग्रंथ, विनय पिटक, जातक ग्रंथों, अष्टाध्यायी प्रभृति ग्रंथों में लेखन कला का उल्लेख मिलता है। अतः भारत में लेखन कला का विकास 1000 से 500 ईसा पूर्व के मध्य मानना संगत होगा। भारत की अधिकांश लिपियां ब्राह्मी से विकसित मानी जाती हैं। इसकी उत्पत्ति के बारे में अनेक मत व्यक्त किए गए हैं और इसको ग्रीक, सामी, फोनेशियन आदि लिपियों से जोड़ा गया है। मूलर, प्रिसेप आदि विद्वान ग्रीक लिपि से, टेलर, केनन आदि विद्वान दक्षिणी सामी से, डॉक्टर वूलर एवं डॉक्टर डीरिंगर आदि उत्तरी सामी से, बेबर, जेनसन आदि फोनेशियन लिपि से इसके विकास को समायोजित करते हैं। लेकिन विद्वानों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि इसका स्वतंत्र विकास भारत में हुआ है। ब्राह्मी का अर्थ भी है वैदिकी, अतः ब्रह्मवर्त से संबद्ध होने के कारण भी ब्राह्मी नाम पढ़ना संगत नहीं है। ब्राह्मी लिपि लगभग 350 ईस्वी तक प्रचलित रही। फिर इसकी दो शैलियां विकसित हुई हैं, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी शैली में गुप्त काल 4वीं सदी ईस्वी में विशेष परिवर्तन आया, जो 6वीं सदी तक चलता रहा। गुप्त काल में प्रचार प्रसार होने से इसे गुप्त लिपि कहा गया। इसमें 6वीं सदी से विशेष परिवर्तन शुरू हुए। अक्षरों के रूप विशेष प्रकार से टेढ़े मेढ़े अर्थात कुटिल हो गए, जो सामान्य परिवर्तन के साथ 9वीं सदी तक प्रचलित रहे। कुटिल आकृति के कारण यह कुटिल लिपि कही गई। 9वीं सदी में इस लिपि से शारदा तथा प्राचीन नागरी रूप विकसित हुए। दक्षिणी भारत में कुछ स्थानों पर 8वीं सदी में प्राचीन नागरी के प्रचलन के उदाहरण मिले हैं। वहाँ इसे नंद नागरी कहते थे। सर्वप्रथम 754 ईस्वी में राठौड़ वंश के समान गढ़ के राजा दुत दुर्ग के दानपत्र और राठौड़ राजा गोविंदराज द्वितीय के काल के धुलिया से प्राप्त 780 ईस्वी के दानपत्र और इसके पैठण, वणी गांव आदि स्थानों से प्राप्त दानपत्र में प्राचीन नागरी का अक्षरात्मक प्रयोग हुआ है। भारत की अनेक लिपियां प्राचीन नागरी लिपि से विकसित हुई हैं। सामान्यतः इसके दो वर्ग बनाए जाते हैं। नंबर 1, प्राचीन नागरी के पूर्वी रूप से विकसित होने वाली लिपियां हैं। मैथिली, बंगला, उड़िया, मणिपुरी, असमिया और मेवाड़ी आदि लिपियां बंगला से विकसित मानी जाती हैं। कैथी भी, ये ध्यान रखें कि ये अवधि में ये कैथी का प्रयोग बहुत पूछा जाता है, तो कैथी भी पूर्वी नागरी से विकसित हुई है। इसे कायस्थ वर्ग द्वारा अपनाया गया। बिहार में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। नंबर 2, प्राचीन नागरी के पश्चिमी रूप से विकसित होने वाली लिपियां हैं देवनागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, मराठी आदि।
10वीं से 15वीं सदी तक नागरी का प्राचीन रूप प्रचलित रहा। इसके बाद इसने आधुनिक नागरिक का रूप धारण किया। 16वीं सदी की तथा आधुनिक नागरी में अत्यधिक समानता मिलती है। फलतः 16वीं सदी से आज तक की नागरी को आधुनिक नागरी कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक नागरी का मूल स्रोत भारत की पुरातन ब्राह्मी लिपि है। इसी को वर्तमान में देवनागरी लिपि कहते हैं। आज समूचे हिंदी प्रदेश में प्रचलित है और हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत और सभी हिंदी बोलियों के लिए यह प्रयुक्त हो रही है। नंबर 2, नामकरण। मित्रों, इस पर बड़ा तगड़ा विवाद है कि देवनागरी का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। हम नाम तो रखते हैं लेकिन नाम आया कहाँ से ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, ये चर्चा करते हैं। देवनागरी या नागरी नाम की व्युत्पत्ति पर विद्वान एक मत नहीं है। इस संदर्भ में प्रस्तुत कुछ प्रमुख मत इस प्रकार हैं। नंबर 1, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के मतानुसार मध्य युग में स्थापत्य की एक शैली थी नागर। इसमें लिपि चिह्न चतुर्भुज रूप में अंकित होते थे। इन चतुर्भुजी प म भ ग चिन्हों वाली इस शैली के आधार पर इसका नाम नागरी पड़ा होगा। अब इसका एक विरोध है कि मात्र 4-6 चिन्हों के आधार पर किसी लिपि का ऐसा नामकरण संगत नहीं। नंबर 2, द्वितीय मतानुसार प्राचीन समय में उत्तर भारत की किसी प्रसिद्ध राजधानी का नाम नगर रहा होगा। इसी आधार पर इस लिपि का नाम नागरी पड़ गया होगा। वस्तुतः यह मत सर्वथा काल्पनिक है, अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नंबर 3, कुछ विद्वानों के अनुसार देवनगर अर्थात काशी में प्रचलित होने के कारण इस लिपि को देवनागरी कहा गया। यह मत भी बहुत तर्कसंगत नहीं, क्योंकि उत्तरी भारत में स्थित काशी से भी पहले के शिलालेख दक्षिणी भारत से मिले हैं, जिन पर देवनागरी के अक्षर खुदे हुए हैं। ऐसे शिलालेख देश के अन्य भागों में भी मिले हैं। नंबर 4, कुछ विद्वानों के अनुसार यह लिपि प्रारंभ में नगरों में विकसित हुई, इसी कारण इसे नागरी कहा गया। यह मत भी आंशिक सत्य माना जा सकता है, क्योंकि पुरातन काल में नगर शिक्षा के केंद्र अवश्य थे, किंतु नागरी नाम का आधार नागर होना चाहिए, न कि नगर। नंबर 5, संस्कृत भाषा को देववाणी कहते हैं। वह इसी लिपि में लिखी जाती थी, अतः संभव है कि देव के साथ नागरी शब्द जोड़कर देवनागरी शब्द बन गया हो। इसका विरोध किया गया है कि देववाणी के आधार पर देवनागरी नाम औचित्यपूर्ण लगता है, किंतु यह स्पष्ट होने पर कि नागरी का आधार क्या है। नंबर 6, कुछ विद्वान जनों ने बौद्ध धर्म की पुस्तक ललित विस्तर में अंकित नाग लिपि से इसका संबंध स्वीकार करते हुए इसका नाम देवनागरी पढ़ना स्वीकार करते हैं। इसका भी विरोध यह है कि यह मत काल्पनिक अधिक है, अतः इसे स्वीकार करना संगत नहीं। नंबर 7, विद्वानों के एक वर्ग के अनुसार बिहार के पटना नगर का पुरातन नाम पाटलिपुत्र था तथा उसके पूर्व नागर था। यहाँ के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को देव कहते थे, अतः उनके समय में पटना में इस लिपि का प्रचलन होने से इसको देवनागरी कहा जाने लगा। मित्रों, इसका भी विरोध है कि आलोचकों के अनुसार प्राचीन समय में इस लिपि के प्रयोग का मुख्य केंद्र पटना ही रहा हो। ऐसे मान्य प्रमाण नहीं मिलते, अतः नामकरण का यह आधार भी संगत नहीं है। कुछ विद्वानों का नंबर 8, कुछ विद्वानों के अनुसार प्रारंभ में गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने से इसको नागरी कहा जाने लगा, लेकिन यह मत भी कल्पना आश्रित ही माना जा सकता है। नंबर 9, श्री आर शाम शास्त्री का मत है कि इस धर्म प्रधान देश में जब मूर्ति कला का विकास नहीं हुआ था, तब लोग देवी देवताओं की उपासना हेतु कुछ निश्चित चिन्ह प्रयुक्त करते थे। ये त्रिभुज, चतुर्भुज, गोले आदि के मध्य अंकित होते थे। इन आकृतियों गोले आदि को देवनगर कहते थे, क्योंकि इनमें देवताओं के प्रतीक बसते थे। बाद में जब ये चिन्ह लिपि के रूप में विकसित हुए, तब देवनागरी कहे जाने लगे। पंडित गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने शास्त्री जी के मत को पूर्णतया गवेषणात्मक और युक्त माना है, किंतु शास्त्री द्वारा आधार रूप में अपनाई गई तांत्रिक पुस्तकों की रचना जब तक मौर्य काल से पूर्व की सिद्ध न हो जाए, तब तक इस मत को स्वीकार करना संगत नहीं। अतः स्पष्ट है कि नागरी या देवनागरी नामकरण के अब तक प्रस्तुत हुए समस्त आधार काल्पनिक तथा संदिग्ध ही हैं। ऐसे में कुछ मत ऐसे भी आए हैं जो इस लिपि का नूतन नामकरण करना चाहते हैं। ऐसे कुछ प्रमुख मत निम्नवत हैं। नंबर 1, आचार्य विनोबा भावे ने इसके लिए
लोक नागरी नाम उपयुक्त माना है। उनके अनुसार यह लिपि किसी वर्ग, जाति, धर्म या प्रांत विशेष की लिपि न होकर संपूर्ण राष्ट्र की लिपि है। इसका प्रयोग, व्यापक प्रयोग लोक में हो रहा था, इसे लोक नागरिक कहना चाहिए। यह मत तर्क संगत तो लगता है, परंतु इस नाम के देवनागरी के स्थान पर स्थापित हो जाना बहुत सरल नहीं है। अर्थात देवनागरी नाम इतना अब स्थापित हो चुका है कि लोक नागरी लोग उसे कह सकेंगे, बड़ा कठिन है। नंबर 2, उक्तानुसारी कुछ लोगों ने इस लिपि का हिंदी लिपि नाम सुझाया है, क्योंकि यह हिंदी भाषा के लिए निरंतर प्रयुक्त होती रही है। लेकिन यह मत भ्रामक और असंगत है, क्योंकि यह हिंदी के साथ साथ कई अन्य भाषाओं को भी प्रधान लिपि है। उक्त विवादों के मध्य फिलहाल देवनागरी नाम ही प्रचलित है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।